Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल्स और एक्सप्रेशंस पे बात करेंगे कि मैटलैब में हम पॉलिनोमियल्स और डिफरेंट एक्सप्रेशंस को किस तरह लेके चलते हैं, ऑपरेशंस इन पे कैसे परफॉर्म करते हैं, ये आज हमने देखना है। तो ऐसा करते हैं कि मैटलैब ये मैंने ओपन किया हुआ है। इस सबसे पहले एक न्यू स्क्रिप्ट बनाते हैं। न्यू स्क्रिप्ट बनाते हुए आपने मिसाल के तौर पर अगर ये न्यू स्क्रिप्ट बना लिया तो ये बनाते हुए आपने जब ये जो एम फाइल है, ये एम फाइल ये जो एडिटर में ओपन है, इसका नाम अभी फ़िलहाल अनटाइटल्ड है क्योंकि मैंने इसका कोई अभी नेम नहीं चूज़ किया क्योंकि मैंने सेव ही नहीं किया। तो नाम चूज़ करते हुए आपने ये ख्याल रखना है कि कोई ऐसा नाम आप चूज़ ना करें जो कि मैटलैब के अंदर कोई कीवर्ड हो या फिर कोई ऑलरेडी कोई फंक्शन हो। ठीक है जी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं जो नाम चूज़ कर रहा हूँ वो ऑलरेडी एक फंक्शन है या कीवर्ड? तो आपने जो भी नाम चूज़ करना हो अपनी एम फाइल के लिए तो उसको पहले यहाँ पे लिख के आप चेक भी कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे लिखिए हेल्प लिखने के बाद आप यहाँ पे जो भी नाम आप चूज़ करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक नाम अपनी एम फाइल का लिखना चाहता हूँ, MERIMARZI। ठीक है। तो जैसे मैंने ये टाइप किया तो उसने कहा कि ये जो नेम है नॉट फाउंड। ठीक है। इसका मतलब कि आप अब ये नाम चूज़ कर सकते हैं अपनी एम फाइल के लिए। ठीक है। हाँ, अगर मैं अपनी एम फाइल का नाम कुछ और रखना चाहता हूँ, जैसे मैं नाम कुछ यूँ रखना चाहता हूँ, मैं पहले हेल्प में टाइप करता हूँ, अपने फंक्शन का नाम मैं लिखता हूँ XQRT। तो जैसे ये लिखूँगा तो उस पर बहुत बड़ी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है जी। तो SQRT इज एक्चुअली स्क्वायर रूट। तो आपने SQRT अपनी एम फाइल का नाम नहीं रखना। ठीक है जी। मैं इसको कंट्रोल S करता हूँ। कंट्रोल S करने के बाद अपने जो पाथ है, पाथ में जाके जो मैंने प्रीवियस पाथ यूज़ किया हुआ था उसमें जाके मैं सेव कर लेता हूँ। ये हो गया जी, सेव MERIMARZI के नाम से। ठीक है। अच्छा, अब नाम लिखते हुए आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है, मिसाल के तौर पर अगर आप नाम चूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे MERIMARZI लिखा हुआ है, इस नाम को आप इस तरह का लिखना चाहें, मैं सेव एज करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इसके दरमियान स्पेस यूज़ करूँ, ठीक है, तो ये भी अलाउ नहीं है। ये कभी भी जो है ना एक एम फाइल नहीं बनेगी, एरर आ जाएगा आपके पास। ठीक है। तो कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है, मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहा हूँ कि अगर आपने इस तरह लिखा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है। इसका राइट वर्जन क्या होगा? इसका राइट वर्जन है आप इस तरह लिख लें। ठीक है। अंडरस्कोर यूज करके लिख लें। और दूसरा एक जो आपने ख्याल रखना है एम फाइल का नाम चूज करते हुए, वो ये है कि कभी भी आपने एम फाइल का नाम उस किसी नंबर से शुरू नहीं करना। मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, ये गलत है। ठीक है। तो इसका सही वर्जन क्या होगा? आप बाद में बेशक नंबर यूज कर लें, लेकिन आपने पहले स्टार्ट में नंबर यूज नहीं करना। तो ये कुछ बातें थी एम फाइल जब आप बनाते हैं तो उसको नेमिंग कैसे करनी है आपने। तो ये मेरे पास एक फंक्शन बन गया। अब इसको मैं ये कहाँ पे सेव है, इसको मैं अब जहाँ पे मैंने सेव किया था वहाँ पे अब लाने के लिए मैं अब चाहता हूँ कि मेरा करंट फोल्डर वहीं पे चला जाए। इसका क्या तरीका था? आप एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट करने के बाद चेंज फोल्डर कर दें, तो ये आपका फंक्शन मतलब एम फाइल ये बनी पड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसे क्लियर ऑल करता हूँ, CLC करता हूँ। ये हमने देख लिया था कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अच्छा, अब आते हैं हम पॉलिनोमियल्स पे। पॉलिनोमियल्स को मैटलैब में किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इवैल्यूएट किया जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पॉलिनोमियल है, आपको दिया जाता है कुछ इस फॉर्म में। मैं ज़रा इसको कमेंट में करके लिख रहा हूँ, अभी मैटलैब में कोड नहीं कर रहा। फर्स्ट क्या आपको पॉलिनोमियल दिया जाता है P of X, इस फॉर्म में लिखा होता है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस कर देता हूँ मैं अपनी तरफ से। मैं पॉलिनोमियल कोई भी लिख रहा हूँ 4x और प्लस 4, ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जिसमें आप x की वैल्यूज मतलब इंसर्ट करेंगे और वो आपको y की वैल्यूज देगा। तो इसको लिखने का तरीका मैटलैब में होता है कि आप इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखें। किस तरह लिखें? इस तरह लिखें। आप अपनी तरफ से कोई वेरिएबल चूज करें, मैं p लिख लेता हूँ। ठीक है, P1 कह देता हूँ। P1 इज अ वेरिएबल जिसमें आपने ये पॉलिनोमियल लिखना है, और पॉलिनोमियल लिखते हुए ये ख्याल रखना है कि जो इस पॉलिनोमियल सब में सबसे हाईएस्ट पावर वाली टर्म होगी, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है
वो सबसे पहले लिखना है, जो कि है 1। एक्स स्क्वायर इसमें सबसे हाईएस्ट, जो पावर 2 है इसमें सबसे हाईएस्ट है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 है। उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर्स में आप चलते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर के बाद क्या पड़ा हुआ है यहाँ पे? एक्स। एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है? -4, तो मैं यहाँ पे -4 लिख लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो उससे नेक्स्ट पावर कौन सी है? कम, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम जाएं तो वो है एक्स की पावर 0। ठीक है, एक्स विद द पावर 0, तो वो है 4। ठीक है, एक्स पावर 0 के साथ जो एलिमेंट है, जो कोफिशिएंट है, वो है 4, तो मैंने यहां पे 4 लिख लिया। तो इस तरीके से ये पॉलिनोमियल, जो अबव पॉलिनोमियल आपको ये नजर आ रहा है, ये रिप्रेजेंट हो गया है। अच्छा, एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं। एक और एग्जांपल के अंदर मैं और पॉलिनोमियल लिखता हूं, p ऑफ x। ये चले, इसको मैं p1 ऑफ x कह देता हूं, तो ये हमारा p2 ऑफ x है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं यहां पे लिखता हूं 4x पावर 5। ठीक है, मैं बड़ा पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, और -3x स्क्वायर, उसके बाद +2x और +33। ठीक है जी। तो अब अगर आपने इस पॉलिनोमियल के लिए P1 या P2 जो मैटलैब में है वो बनाने हैं कि इस पॉलिनोमियल को मैटलैब में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, जैसे आपने इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट किया था मैटलैब में इस वेक्टर से, इसी तरह आप इस पॉलिनोमियल को मैटलैब में किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है इस पूरे पॉलिनोमियल में? वो है x पावर 5, मतलब 5 है। ठीक है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 4। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट पावर कौन सी बनती है? वो बनती है 4, जो कि इसमें नहीं है, तो उसकी जगह हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट पावर कौन सी बनती है? 3, जो कि इस पूरे पॉलिनोमियल में नहीं है। ठीक है, उसकी जगह भी हम 0 लिखते हैं। फिर उससे नेक्स्ट पावर कौन सी बनती है? वो है 2, वो है ये वाली एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है -3, तो यहां पे हम लिखते हैं -3। फिर नेक्स्ट पावर कौन सी बनती है? 1, और उसके साथ कोफिशिएंट है जी 2, और नेक्स्ट पावर x पावर 0 है। ठीक है, यानी कांस्टेंट है, तो उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो है 33। तो इस तरीके से आपने P1 और P2 बना लिया। तो अगर आप ये चाहते हैं कि P1 या P2 को में x की वैल्यूज हम इंक्लूड करके कुछ देखें कि उसकी वैल्यूज एक्चुअली आती क्या है, मतलब पॉलिनोमियल्स को इवैल्यूएट अगर आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक फंक्शन है पॉली, POLYVAL। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यूज रिटर्न करता है। जिस पॉलिनोमियल के आपने इवैल्यूएट करना हो वो आप पॉलिनोमियल लिखें, जैसे कि मैं यहाँ पे P1 लिखता हूँ, और जिस वैल्यू पे इवैल्यूएट करना चाहते हैं आप, यानी कि अगर मैं P1 में x की वैल्यू 2 इंसर्ट करूं तो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इस पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या आएगा, ये चीज चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ। मतलब P1 में x की जगह पर आप 2 इंसर्ट करें और रिजल्ट क्या आता है वो शो करें। ठीक है, तो इसका मैं P1, ये कैपिटल P1 है, याद रखें ये स्मॉल p1 और कैपिटल P1 दोनों डिफरेंट है, क्योंकि मैटलैब जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यहां पे जब आप P1 पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया जी 0। ठीक है, आप जब इसमें 2 इंसर्ट करेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा जी? 2 की पावर 2 क्या बन जाएगी? 4 + 4 8, और जब यहां पे आएगा तो 8 - 8 करके ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करूं, ठीक है, चलें 2 की बजाय आप 20 इंसर्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चेक करते हैं P1 की जगह पे क्या आता है। P1 में आंसर 324 आया, तो मतलब अगर आप इस पॉलिनोमियल में x की जगह पे 20 इंसर्ट करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 324। सेम काम आप P2 के साथ भी कर सकते हैं। तो ये तरीका था एक पॉलिनोमियल्स को इवैल्यूएट करने का। ठीक है, अब ये मैंने सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट किया है, तो आप इसे मल्टीपल वैल्यूज पे भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं t इक्वल टू एक मैट्रिक्स इससे देता हूं, ठीक है, जिसमें वैल्यूज पड़ेंगे 2 4 6 8 10। ठीक है, 5 वैल्यूज हैं और मैं यहां पे जाके t लिख देता हूं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि पॉलीवेल का फंक्शन P1 में t इंसर्ट कर दे। t इंसर्ट का मतलब यह है कि पहले वो 2 वैल्यू इंसर्ट करे, फिर 4 इंसर्ट करे, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। ठीक है,
ठीक है, जब ये सारी की सारी वैल्यूज इंसर्ट करेगा तो इसका मतलब कि P1 की कितनी वैल्यूज आएंगी, 5, 2 के लिए सेपरेट आएगी, 4 के लिए सेपरेट आएगी, 6 के लिए सेपरेट आएगी, 8 के लिए सेपरेट आएगी और 10 के लिए सेपरेट आएगी। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, P1 को चेक करते हैं, P1 में अब 5 वैल्यूज है। ठीक है, 2 के अगेंस्ट जो T में 2 था उसके अगेंस्ट 0 आई है, 4 के अगेंस्ट 4 है, 6 के अगेंस्ट 16 है, 8 के अगेंस्ट 36 है और 10 के अगेंस्ट 64 है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस इसमें है। तो ये था पॉलीवेल का फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो दो पॉलिनोमियल्स है P1 और P2 इनको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मतलब P1 और P2 को मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करके जो आंसर आएगा वो क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है CONV का, कॉन्व, ये असल में कॉन्वोल्यूशन का फंक्शन है। ये P1 और P2 आप यहां पे लिखते हैं और रिजल्ट में जो इसका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स 1 2 मैं इस तरह लिखता होता हूं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। चेक करते हैं क्या आता है। MP12, तो MP12 में इतना बड़ा रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा, अब इसे पढ़ना कैसे है। ठीक है, आप कंसीडर यहां से करें, ये पावर 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 4x पावर 7 माइनस 16x पावर 6, 16x पावर 5 माइनस 3x पावर 4, 14x स्क्वायर 13 और इसी तरह जो है ना x क्यूब और 13x स्क्वायर माइनस 124x और 132 विदाउट एनी वेरिएबल, मतलब x की पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे, मतलब यहां से आप रीड करना शुरू करें 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कोफिशिएंट्स हैं इन सारे जो सारी पावर्स थी उनके। तो MP12 आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि अगर दो हैं इनको डिवाइड करना है, ठीक है, मतलब MP12 क्योंकि मैंने P1 और P2 को मल्टीप्लाई किया है तो क्या रिजल्ट आया, MP12। अब ऐसा करते हैं कि डिवीजन भी देखते हैं, तो डिवीजन के लिए dconv का एक फंक्शन है, dconv। तो dconv का एक फंक्शन ये क्या करता है, आप दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर सकते हैं। आप पहला पॉलिनोमियल रखें और उसके बाद फिर दूसरा पॉलिनोमियल रखें, ये इन दोनों को डिवाइड करके एक तीसरा पॉलिनोमियल भी बना सकता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल MP12 और P1। ठीक है, तो ये मैं वेरिएबल ज़रा थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ ताकि समझ आ जाए बाद में, जैसे डिवीजन MP12 और P1 की है। तो DMP12 को चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। DMP12 अंडरस्कोर P1 का रिजल्ट क्या आता है, वो ये आया है। अब नोट करें कि ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है क्योंकि मैंने P1 और P2 को मल्टीप्लाई किया था तो MP12 आया था। अगर मैं MP12 को P1 से डिवाइड करता हूं तो P2 ही आना चाहिए और देखें P2 ही आया है, वही चीज़ आई है। तो यहां से वो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लॉस हैं वो भी क्लियर हो गए। अब अगर दो पॉलिनोमियल्स को हमें ऐड करना हो तो वो कैसे करें, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। तो दो पॉलिनोमियल्स को ऐड, बल्कि इसे खत्म कर देते हैं। दो पॉलिनोमियल्स को ऐड करने के लिए आपको ये मेक श्योर करना है कि जो सेम पावर्स हैं उनके पॉलिनोमियल्स एक दूसरे के ऊपर नीचे आए। मतलब ये कि अगर आप P2 को P1 में ऐड करना चाहते हैं तो आप ये देखें कि P2 इसकी पावर मैक्सिमम क्या है। ठीक है, इसकी पावर मतलब डिग्री जो है इसकी वो 5 है, इसकी डिग्री 2 है। पहले दोनों को सेम लेंथ में बनाएं, इन दोनों की लेंथ सेम करें, लेंथ सेम होगी तब जाके ये ऐड होंगे। ठीक है, तो लेंथ सेम करने के लिए आप P1 में कुछ जीरोस इंसर्ट कर दें, जैसे कि मैं अब है ना ये P1 था, अब मैं मॉडिफाइड P1 बना रहा हूं और इसमें वो जो पहला था मतलब 1 -4 और 4 एग्जैक्ट ऐसे ही रहने देते हैं। मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 3। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं जी, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि इसकी डिग्री 5 थी। ठीक है, तो ये 3 इन 3 के साथ ऐड होंगे। ठीक है, जो 0 वाला है ये क्या है, x की पावर 0 वाला 4 वैल्यू थी, 4 कोफिशिएंट था, ये ऐड होगा 33 के साथ। -4 वाला कोफिशिएंट किसके साथ ऐड होना चाहिए, 2 के साथ, और 1 वाला कोफिशिएंट किसके साथ ऐड होना चाहिए, -3 के साथ। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए MP1 के, मतलब यह है कि आपको मजीद 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, राइट।
तो आपको 3 एलिमेंट्स लगाने के लिए मैं यहाँ पे जीरोस का फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो कि 3 एलिमेंट्स जीरोस के इंसर्ट कर देगा यहाँ पे। मतलब वो पहले 3 क्योंकि इसके अंदर मौजूद नहीं है P1 के अंदर, तो आप उनकी जगह पे जीरोस लिख देंगे और उससे आगे P1 ही आ जाएगा। ठीक है जी, इसको एग्जीक्यूट करके एक दफा देखते हैं P1 क्या बना। ये P1 ये है, MP1 क्या बना, MP1 ये बन गया। ठीक है, आप ये देखें ये P1 ही है, लेकिन इससे पहले मैंने 3 जीरोस इंसर्ट किए हैं ये फंक्शन यूज करके। तो एक्चुअली क्या हुआ है, एक्चुअली ये जीरोस का वेक्टर और P1 का वेक्टर आपस में कंकैटिनेट हुए हैं और MP1 बना। और मैंने कंकैटिनेशन इसलिए किया ताकि P2 और MP1 दोनों के साइज इक्वल हो जाएं, ताकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट अब कर सकें। ठीक है, तो अब हम ऐड करने के लिए मैं यहां पे ना सम लिखता हूं, सम ऑफ MP1 एंड P2। ये मैं अपनी तरफ से वेरिएबल जरा अजीब तरीके से लिख रहा हूं। तो आप क्या करेंगे, आप MP1 प्लस P2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों ऐड होने के काबिल हैं, तो SMP1 अंडरस्कोर P2 का रिजल्ट क्या आया जी, 40 -2 -2 37। तो वैल्यूज जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स के साथ जो कोफिशिएंट्स है वो ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे माइनस लिखते हैं, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गए, -4 0 0 4 -6 -29। तो ये था थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे हम जो डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि पॉलिनोमियल्स, अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स गिवन हो और आप उनका डेरिवेटिव लेना चाहें या इंटीग्रेशन लेना चाहें, तो वो आप कैसे लेंगे। पॉलिनोमियल्स हमारे पास इस वक्त 2 हैं। ठीक है, एक P1 है और एक P2 है। हम ऐसा करते हैं कि P2 का डेरिवेटिव लेने की कोशिश करते हैं, सॉरी स्टार्ट हम P1 से करते हैं। तो पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव के लिए पॉली DER के नाम से एक फंक्शन है, पॉली DER फॉर डेरिवेटिव। तो इसमें आप अपना पॉलिनोमियल लिखें और ये आउटपुट पे आपको डेरिवेटिव रिटर्न करेगा, डेरिवेटिव ऑफ P1। इसको चेक करते हैं कि क्या ये वाकई डेरिवेटिव हमें रिटर्न करता है कि नहीं करता। DER P1 देखें, 1 ये असल में क्या था, पहले तो उसको गौर से देखते हैं। ये था ये चीज ना, तो पावर पहले और एक कम, मतलब क्या चीज आती है 2x। ये चीज क्या बनेगी अगर इसका डेरिवेटिव हम देखें, मैं यहाँ पे साइड पे लिख के आपको दिखाता हूँ कि इसका डेरिवेटिव एक्चुअली क्या होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है जी 2x और उसके बाद माइनस, और 4x का डेरिवेटिव 4 होता है। ठीक है, तो अब अगर इस पॉलिनोमियल को देखें, ठीक है, इस पॉलिनोमियल को देखें तो यह है 2x - 4, तो यही चीज बनती है 2x - 4। तो अगर हम यहां से शुरू करें, मतलब पीछे से, तो सबसे ये वाली पावर, ये जो कोफिशिएंट होता है ये किसका होता है, ये x की पावर 0 का होता है और ये x विद द पावर 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री 1 है और ये 2x - 4 है एक्चुअली। क्लियर। तो इसी तरह अगर आप P2 को कंसीडर करें, तो इसको मैं एग्जीक्यूट करूं और दोबारा से मैं DER P1 कैलकुलेट करूं, तो ये चीज 20 0 0 -62 आ रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं जरा। 5 जब पहले आएगा वो 4 से मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ना 4 है, इसमें पावर 4 है वो वैसी 0 है, फिर ना पावर 3 है वो भी 0 है, फिर ये चीज आ रही है -3x²। तो 2 जब पहले आएगा 2 और 3 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएंगे, 6x मतलब -6 ये पड़ा हुआ है, ये कांस्टेंट है, इसने वैसे ही गायब होना डेरिवेटिव में, और ये 2 एग्जैक्टली आ जाएगा। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये 20 क्योंकि ये पावर 5 के साथ था, तो अब इसको जरा आप देखते हैं कि किस पावर के साथ आएगा, 20x4, फिर इसमें x3 भी नहीं है, x2 भी नहीं है, -6x और +2, ये इसका डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह अगर आप पॉलीडर की जगह पर अगर आप इंटीग्रेशन यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप INT यूज कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं P1 से। ठीक है, मैं जरा इसको खत्म कर देता हूं, ये 2x जी। P1 का अगर आपने इंटीग्रेशन लेनी है तो इंटीग्रेशन में आपको पता है कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो चले मैं यहाँ पे DER लिखता हूँ, यहाँ पे मैं INT लिख देता हूँ, INT P1। ठीक है, तो INT P1 को आप कैलकुलेट करते हैं तो वो कुछ यूं आया। ठीक है जी, तो एक्चुअली क्या हुआ होगा, पावर में एक ऐड और डिवाइडेड बाय दैट थिंग, तो उसके बाद ये चीज़ें
बनेगी आपके पास। ठीक है, तो P1 को आपने इस तरीके से लेके चलना है, 1 -4 और 4, और एंड में ये जो 0 है ये हमेशा ये रिटर्न करता है जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो इस वक्त 0 कंसिडर किया हुआ है। अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कोई ना कोई यूज़ करना चाहते हैं लाइक 3, तो आप P1 के साथ (3) मेंशन कर दें, तो ये आपको यहाँ पे ये भी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक्चुअली ये पहली 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या था यहाँ पर पावर 1, जब ये x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा, तो x पावर 3 डिवाइड बाय 3 मतलब एक्चुअली उसका जो कोफिशिएंट है वो 1/3 है, जिसका रिजल्ट क्या आएगा 0.333। इसी तरह जब यहाँ पे पावर 2 होगी और डिवाइड बाय 2 होगी, तो वो डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर 4 मतलब कैंसिल होकर 2 बन जाएगी, ये 2 आ गया और साथ -4 है, और ये क्या है, इसके साथ x आ जाएगा, तो ये 4 ही रहेगा। और एंड में हमेशा इंटीग्रेशन में कोफिशिएंट ऑफ जो कांस्टेंट, कोफिशिएंट मैंने नहीं कहना था, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो होता है ना वो लिखा होता है, जो जिसे हम c में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे मेंशन नहीं करते कुछ भी, तो ये 0 कंसीडर करेगा। अगर आप कुछ ना कुछ मेंशन कर देते हैं तो ये कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू दे देगा आपको। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं, मैं पॉली डेरिवेटिव लेता हूं, अगर आप चाहते हैं कि P1 और P2 यहाँ पे लिखें, देखें एक तरीका ये भी है इसका, ये अब क्या रिटर्न करेगा आपको, ये मैं DER लिख देता हूँ यहाँ पे, DER। अगर आप पॉली DER में P1 भी लिख देते हैं और P2 भी लिख देते हैं और ये एग्जीक्यूट करते हैं, तब देखें क्या होगा। DER P1 में पहले क्या किया जाएगा, P1 और P2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका डेरिवेटिव लेके DER P1 में स्टोर किया जाएगा। रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, और अगर आपने इसमें यहां पे लिखते हैं आप इंटीग्रेशन, तो उसके लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते P1 P2, उसके लिए आपको पहले अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि CONV मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बताया था, P1, P2। ठीक है, उसके लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो DER P1, तो पॉली इंट जिसमें हमने P1 और P2 का प्रोडक्ट लिया था, उस प्रोडक्ट का हमने बाद में इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लिया, और इंटीग्रेशन ये आपके सामने। और क्योंकि मैंने यहाँ पे K असाइन नहीं किया था, मतलब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने असाइन नहीं किया था, इसलिए एंड में आपको 0 नज़र आ रहा है, वरना फिर दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, दोनों पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आपके सामने। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोफिशिएंट्स हैं इसके। अब हम जाते हैं पॉलिनोमियल्स पे, तो हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, बल्कि पॉलिनोमियल्स पे एक चीज़ और रह भी गई है, जिसमें अगर आपके पास पॉलिनोमियल अगर आपको गिवन हो और आपको कहा जाए कि इसके रूट्स फाइंड करो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास कोई गिवन है तो उसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पॉलिनोमियल एक अपनी तरफ से मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पर इसको ख़त्म कर देता हूँ, ये काफ़ी इस पर हमने काम कर लिया। तो एक P मैं यहाँ पे बनाता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ, 1 -5 और -6। ये 1 -5 -6 क्या होगा, ये आपको पता लग रहा होगा कि 1 जो है वो x² के साथ है, -5 x के साथ है, और -6 इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कोई भी पॉलिनोमियल को पहले रिप्रेजेंट करें मैटलैब में, और बाद में रूट्स का फंक्शन यूज़ करके आप उसके रूट्स भी निकाल सकते हैं। तो रूट्स ऑफ P ये क्या होंगे, ये अभी आपके सामने आ जाएंगे, रूट्स ऑफ P। तो अभी हम चेक करते हैं कि रूट्स P के क्या निकलते हैं। तो RP में मैंने रूट्स सेव किए हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में आ गया कि एक 6 है और एक -1 है। सिमिलरली अगर आप जब आपको रूट्स गिवन हो और आप उन रूट्स से दोबारा से पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं, तो मैटलैब आपको ये काम भी करके दे देता है। ठीक है, एक फंक्शन है पॉली के नाम से, इसको अगर आप रूट्स देते हैं तो ये आपको पॉलिनोमियल बना के दे देता है। ठीक है, मैं इसको यही वाले रूट्स जो ये RP है यही देता हूँ, तो इसको दोबारा से P बना के देना चाहिए हमें। तो ये RP यहाँ पे देते हैं, RP पॉली RP जब ये बनेगा तो ये P2 में क्या रिटर्न करेगा हमें, दोबारा से वही पॉलिनोमियल। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, P2 में वही 1 -5 और -6 आ गया। तो इससे कंक्लूड ये हुआ कि रूट्स और पॉली एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है।
रूट्स हमें पॉलिनोमियल से रूट्स निकाल के देता है, और पॉली हमें रूट्स लेके हमें दोबारा से पॉलिनोमियल बना के देता है। तो ये बात थी न्यूमेरिक रूट्स की। इसी तरह अगर सिंबॉलिक रूट्स हम निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं सिंबॉलिक टूल बॉक्स यूज करके। एक फंक्शन है सिम्स के नाम से, जो कि क्या करता है, वो हमारे किसी भी वेरिएबल को सिंबल में कन्वर्ट कर देता है। अब आप सिंबॉलिकली इक्वेशन लिख सकते हैं, लाइक s इक्वल टू, ये मैं सोल्यूशन लिखा हूं, सोल्यूशन SOLVE के नाम से एक फंक्शन है। ये क्या करेगा, इसके अगर इनपुट में आप इक्वेशन लिखें, इक्वेशन सिंबॉलिकली, ठीक है, क्योंकि आपने पहले x को क्या करवा दिया है, एक सिंबल बना दिया है। तो अगर आप यहां पे लिखते हैं x स्क्वायर प्लस, बल्कि जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी वही हम लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। अगर ये हम लिखते हैं तो हमें इसके रूट्स भी मिल जाएंगे। किस तरह मिलेंगे, सॉल्यूशन 1 के नाम से इस वेरिएबल में स्टोर करता हूं मैं, तो ये सॉल्व करके हमें इसके अंदर स्टोर कर देगा। मतलब इक्वेशन सॉल्व कैसे की जाएगी, अब यहां पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे SOL1 को देखें तो ये भी वही -1 और 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिंबॉलिकली अगर आप एक इक्वेशन या एक पॉलिनोमियल, एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने SOLVE के नाम से एक फंक्शन यूज करना है। SOLVE का फंक्शन सिंबॉलिक टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है। उसके लिए जो आपका वेरिएबल होगा जिसके लिहाज से आप सॉल्व करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे x है, तो उसको आपने पहले सिंबल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक और भी फंक्शन है, वो फैक्टर्स के नाम से है। फैक्टर्स ये क्या करेगा, ये भी आपके जो इक्वेशन है इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करेगा, और फैक्टर्स से आप रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे SOL2 लिख देता हूँ ताकि दोनों में डिफ्रेंसिएशन हो जाए। ठीक, ये फंक्शन फैक्टर के नाम से है, मैं यहाँ से s रिमूव कर दिया, तो SOL2 में फैक्टर्स प्लेस हो जाएंगे, SOL2। ठीक है, इसमें देखें कि x+1 सेव हो गया और x-6 सेव हो गया। x+1 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो ये -1 रिटर्न करेगा, और x-6 को जब आप 0 के इक्वल करेंगे तो ये 6 रिटर्न करेगा। तो x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 6, ये आपके दो रूट्स बन गए। तो आप इन दो तरीकों से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था सॉल्यूशन का एक मेथड सिंबॉलिकली, जिसमें आपने रूट्स फाइंड किए। फाइंड करने के बाद जो है ना, आपने उनके दो तरह से रिजल्ट निकाले हैं, एक सॉल्व के तरीके से और एक फैक्टर के तरीके से आपने रूट्स कैलकुलेट किए। अब अगर आपके पास एक अलजेब्रिक इक्वेशन आती है और आप उसे सॉल्व करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या चाहिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करता हूँ, जिसमें आपको x भी इनपुट करते हैं, आप a भी इनपुट करते हैं, b भी इनपुट करते हैं और c भी इनपुट करते हैं, और इसकी जो फॉर्म होती है वो ax² + bx + c होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, EQ के नाम से मैंने इक्वेशन लिखता हूँ, और इसमें मैं a मल्टीप्लाई बाय x², ये मेरी पहली टर्म हो गई, और इसके बाद फिर b मल्टीप्लाई बाय x, ये दूसरी टर्म हो गई, और उसके बाद c। ठीक है जी, तो ax² + bx + c ये आपके पास एक इक्वेशन है, लेकिन इसमें x, a, b और c क्या है, ये हैं जी आपके पास सिंबॉलिक वेरिएबल्स, सिंबल्स। ठीक है, आप जब भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन अगर आती है, इक्वेशन कहते हैं, तो उसमें इक्वल टू भी मौजूद होता है। तो आप जब यहाँ पर ये सिंगल इक्वल यूज़ करते हैं तो ये असाइनमेंट के लिए यूज़ होता है, और अगर आप डबल इक्वल यूज़ करते हैं तो ये इक्वालिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारी इक्वेशन है। इक्वेशन कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे एंड होती है। ax² + bx + c = 0, ये मैटलैब में लिखने का तरीका है। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चले हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। मैंने SOL के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसमें सॉल्व SOLVE लिखूंगा और EQN इक्वेशन जो आपने बनाई हुई है और साथ जिस वेरिएबल के लिहाज से आपने सॉल्व करना है आप वो लिखेंगे। तो ये हमें रिटर्न करेगी, उस वेरिएबल के लिहाज से हमें वैल्यूज फाइंड कर देगी सिंबॉलिकली।
देखिए हमने ए और बी और सी की वैल्यूज हमने नहीं दी इसे, सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिहाज से ये इक्वेशन को सॉल्व कर देगी। चेक करते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है। SOL1, ठीक है। तो इसने जो दोनों रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माइनस बी एक प्लस बी स्क्वायर माइनस 4AC, ये पावर 1/2 लिखा हुआ है, तो पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट है, डिवाइड बाय 2 है, एक माइनस बी माइनस के साथ, मतलब इसके दो रूट्स ही निकलते हैं। अगर मैं इसको एक्स के लिहाज से नहीं बल्कि बी के लिहाज से निकालना चाहूँ तो वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये बी के लिहाज से रूट्स कैलकुलेट करेगा, मतलब ये बी को वेरिएबल समझेगा और उसके लिहाज से हमें दोनों रूट्स कैलकुलेट करके देगा, ठीक है। तो उसके लिहाज से हमारे पास रूट्स ये हैं, क्योंकि बी की सिंगल पावर थी तो इसलिए एक ही रूट निकला है। एक्स के साथ इस एक्स की डिग्री जो थी वो 2 थी, एक्स की पावर 2 थी, तो उसके लिहाज से हमें दो रूट्स निकले थे, ठीक है। तो एक्स के लिहाज से मैं दोबारा देखते हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ। SOL1, तो ये दो रूट्स यहाँ पे निकल आए। इसी तरह अगर आप मतलब ये तो एक मेथड था, अगर आप फुल सोल्यूशन देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं एक और इक्वेशन लिखता हूँ, सॉल्व इक्वेशन हम चेंज करते हैं। इक्वेशन मैं डायरेक्टली इसके अंदर लिख देता हूँ, वो इक्वेशन है जी cos ऑफ x और इसको इक्वल करते हैं हम sin ऑफ x, ठीक है जी। चले माइनस साइन ऑफ x, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमें इक्वेशन मिली है और इसमें मैंने x के लिहाज से सॉल्व करना है, ठीक है। तो एक्चुअली फाइंड करने का मतलब ये है कि आपने इसके लिहाज से सॉल्व करना है और सॉल्व इस तरह करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर cos ऑफ x और माइनस साइन ऑफ x इक्वल होते हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं और आपको पता है cos और साइन क्या करते हैं। cos और साइन के अंदर जो x है वो इस वक्त किस तरह ट्रीट हो रहा होगा, वो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस चल रहा होगा, और अगर आपको दूसरे डिग्रीज में जाना है तो आप वो कन्वर्जन का तरीका आपको आता है। तो SOL1 जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो ये -π/4 कहेगा। तो कॉस में अगर आप -π/4 करें और साइन में भी आप -π/4 करें तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आ जाएगा। याद रहे यहाँ पे माइनस है जिसकी वजह से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों का रिजल्ट सेम हो जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं कि मैटलैब में किसी भी फंक्शन को मतलब अगर आप इवैल्यूएट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। लाइक मेरे पास अगर इक्वेशन है जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इस इक्वेशन को इस फंक्शन को मैं यूज़ करूँगा और इसको लिख के उसके बाद इसके अंदर x की वैल्यूज इंसर्ट करके आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है इसमें है x की पावर 4 ना, तो x पावर 4 हम इस तरह लिखते होते हैं, ठीक है। मैं पैरेंथेसिस हर दफ़ा लगाऊंगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और इसके बाद है 3x + 5 का स्क्वायर, तो 3 मल्टीप्लाई बाय x + 5 और स्क्वायर रूट हम इस तरह लिखते हैं, ये आ गया स्क्वायर रूट हमारे पास, ठीक है। और क्योंकि पहले 3 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे मैं 3 और x के साथ भी पैरेंथेसिस लिख रहा हूँ, ये बचाने के लिए अपने आप को, ताकि आपको पता हो कि पहले क्या चीज़ एग्जीक्यूट होगी फिर क्या होगी। तो इसी के डिनोमिनेटर में, ठीक है, ये था जी न्यूमरेटर के लिए मैंने सेपरेट पैरेंथेसिस यूज़ कर लिए हैं। और डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में है x² + 1, ठीक है। तो x की पावर 2 है और +1, ठीक है, x² + 1 है और फिर होल पावर 2 भी है, ठीक है। तो इसके साथ भी हम पैरेंथेसिस यूज़ कर लेते हैं। तो याद रखें जब भी आप ये प्रेफरेंसेस या प्रेसिडेंस की बात करेंगे तो उस वक्त आपने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने कब यूज़ करनी है, जब आप मैट्रिसेस बनाएंगे, और इक्वेशन में प्रेसिडेंसेस के लिए आपने पैरेंथेसिस यूज़ करनी है। तो ये हमारे पास एक फंक्शन हो गया, ठीक है। अब x की एक वैल्यू हम जो है ना यहाँ पे देते हैं, x = 1, इस पे इवैल्यूएट करते हैं कि f का रिजल्ट क्या आता है। तो f का रिजल्ट अगर आप चेक करेंगे तो वो ये है, ठीक है, 0.7071। लेकिन अब ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीपल वैल्यूज जैसे कि वेक्टर की फॉर्म में है, डिफरेंट वैल्यूज। चले मैं इस तरह करता हूँ कि 0 देता हूँ, उसके बाद फिर 0.05 के इंक्रीमेंट से 5 तक वैल्यूज देता हूँ, बल्कि 2 तक कर देते हैं, कम वैल्यूज होंगी। तो इसको रिजल्ट देखेंगे तो इसमें एक मसला आ जाएगा
मसला क्या है कि इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर रेजिंग अ मैट्रिक्स टू अ पावर। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने x पावर 4 यूज़ किया हुआ है। तो जब भी आप x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आप यहाँ पे x को पहले एक दफ़ा देख लें, तो x के अंदर 41 वैल्यूज़ हैं और वो क्या है, 1, उसका साइज़ क्या है, साइज ऑफ x है 1 क्रॉस 41। तो 1 क्रॉस 41 को अगर आप देखें तो 1 क्रॉस 41 की पावर 4 का मतलब ये है कि 1 क्रॉस 41 को आप 1 क्रॉस 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 क्रॉस 41 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 1 क्रॉस 41 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है मैट्रिक्स में। तो इसलिए आप यहाँ पे डॉट पावर यूज़ करें। ये डॉट पावर में क्या करेगा, डॉट पावर में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उसकी पावर्स ले लेगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे सारे। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है। ठीक है, ये डॉट है। ठीक है, ये भी आ जाएगा और फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर होगा, उसके साथ भी उसकी फिर आपने स्क्वायर लेना है तो उसके साथ भी डॉट आएगा। अभी भी इसको देखते हैं क्या इश्यूज आएंगे कि नहीं आएंगे। अब इश्यूज यहां पर आए हुए हैं कि इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब ये कह रहा है कि मल्टीप्लिकेशन के इश्यूज हैं। मल्टीप्लिकेशन के इश्यूज कहां हो सकते हैं, आप ये देखें x पावर 4 ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ इसके अंदर भी x आ गया, तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। वो क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों जो फर्स्ट है उसके कॉलम्स और सेकंड की रोज इक्वल नहीं है, तो यहां पे हमने डॉट यूज करना था। अब ये एग्जीक्यूट हो गया। f को अब चेक करते हैं, f का रिजल्ट हमारे सामने 1.7997। तो आपने याद रखना है कि क्योंकि एक ही वेरिएबल है और आपके पास रो मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स का स्क्वायर या क्यूब या जो भी पावर आप लें, ठीक है, उस वक्त आपने ये ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन मैट्रिक्स विद अनदर मैट्रिक्स उस वक्त होगी जब पहले के कॉलम्स और दूसरे के रोज बराबर होंगे। तो इसको अब आगे लेके चलते हैं, एक और भी एग्जांपल इस तरह की कर लेते हैं। अभी दूसरी एग्जांपल आपके सामने जिसमें हम लॉग नजर आ रहा है आपको, और लॉग कौन सा, ई वाला। ठीक है, लॉग विद द बेस ऑफ ई, और a मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, और फिर ये प्लस हो रहा है b मल्टीप्लाई बाय x, और ये प्लस c। ठीक है, ये चीज हमारे पास अलग से सेपरेट ब्रैकेट में आ गई है। और उसके बाद फिर माइनस साइन। साइन में क्या है जी, साइन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है, a स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय x को स्क्वायर प्लस b मल्टीप्लाई बाय x प्लस c। ठीक है, और ये चीज इक्वल हो रही है। ठीक है, अगर एक वैल्यू x में हो तब तो खैर है, लेकिन अगर मल्टीपल बहुत सारी वैल्यूज हैं तब ये x एक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स के केस में आपको फिर चूज करना पड़ेगा कि पावर लेनी है तो डॉट पावर लेनी है या कुछ और लेना है। अगर मैट्रिक्स एक आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह का मैट्रिक्स है जगह वन रो या फिर रो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, उस वक्त आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और पावर्स के मसाइल पेश आएंगे। तो आपके पास अब x के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज थोड़ी सी कम कर देता हूँ। अब इसके अंदर कम ही वैल्यूज आएंगी, 0 से लेके 0.5 का इंक्रीमेंट है और 2 तक ये जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद अब हमने चलें a की वैल्यू भी दे देता हूँ 1 और b की वैल्यू 2 कर देते हैं और c 3 कर देते हैं। ठीक है, a b c कांस्टेंट है, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, अब ये एरर किस तरह का आएगा, ठीक है, इसको चेक करते हैं। एरर यूजिंग पावर। ठीक है, पावर के लिहाज से एरर क्या है, इनकरेक्ट डायमेंशन फॉर रेजिंग पावर। मतलब ये है कि आप कहीं पे पावर यूज कर रहे हैं और आपके पास मैट्रिक्स जो है ना वो उस तरह का नहीं है कि उसकी है ना वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप पावर का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप डॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कोई एरर है। अब कोई एरर नहीं बचा हुआ, तो अब टी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं और टी आपके पास ये आ गया। ठीक है, तो अब इसकी डिफरेंट वैल्यूज, अब देखें x की पहले ये 0 रखी थी, तो इसलिए वो जो इन्फिनिटी की वैल्यूज आ रही हैं। अगर यहाँ पर मैं कुछ और करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं 0.1। ठीक है, तो अब t की वैल्यूज डिफरेंट आएंगी। तो ये था थोड़ा सा मैट्रिक्स मैटलैब में
आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस और पॉलिनॉमियल को किस तरह लेके चलते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।